हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। फ्रेंड्स, मैं आज इस नई वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वह UPSC हो, PCS हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, PS टेट हो या कोई बैंकिंग एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बाजीराव प्रथम कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 बालाजी विश्वनाथ का पुत्र। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था और इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1720 ईस्वी में मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा का पद संभाला था और ये मराठा शक्ति को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने में सफल भी हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 बालाजी विश्वनाथ का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 14 जनवरी 1761 ईस्वी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के स्थान पर अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठा सेना की अगुवाई सेनापति सदाशिवराव बाऊ कर रहा था और इस युद्ध में मराठा सेना की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के जीतने का प्रमुख कारण यही था कि जो अफगान सेना थी वह पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित थी। इस युद्ध में मराठा सेना के 28,000 सैनिक मारे गए थे। इस करारी हार की खबर सुनकर पेशवा खुद को भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रख पाए। इस युद्ध के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। 21 अप्रैल 1526 तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर जेतू रहा था। इस युद्ध के साथ ही लोदी वंश का अंत और मुगल वंश की नींव रखी गई थी। 5 नवंबर 1556 तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 14 जनवरी 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति की पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 नाना फडणवीस। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति की पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है और ये 1740 ईस्वी में पेशवा बने थे और इन्होंने 1761 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था और ये महासिंह के पुत्र थे। जो महासिंह थे ये शुक्र चकिया मिसल के सरदार थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के अंतर्गत सतलुज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। इन्होंने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। त्रिपक्षीय संधि कब हुई? तो त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में हुई थी और ये संधि महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेज़ों के मध्य हुई। इस संधि के कारण महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों और शाह शुजा की कुछ शर्तें माननी पड़ी, जैसे कि शाह शुजा को काबुल का सिंहासन दिया और ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते गुजरने की अनुमति प्रदान की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 1838 ईस्वी।
अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 1839 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी राज्य को शासित नहीं कर पाए और उन्होंने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। अगला प्रश्न, अमृतसर की संधि कब हुई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई और इस संधि का प्रमुख कारण यही था कि नेपोलियन की बढ़ती शक्ति और फ्रांस और रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे, इसलिए उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की और इस संधि के तहत सतलुज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा रेखा मान लिया गया। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरे की नीति यानी कि रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति को अपनाया और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का खतरा भी टल गया। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का प्रयोग किसने किया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का प्रयोग किया था और ये 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। इस नीति को शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस रियासत का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सतारा। सतारा रियासत का 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। इसके बाद संबलपुर, फिर बघाट और फिर झांसी रियासत का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पहले भारत में कुल कितनी देसी रियासतें थी? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 532। आज़ादी से पहले भारत में कुल 532 देसी रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोली की संधि कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 मार्च 1816 ईस्वी। मार्च 1816 ईस्वी में संगोली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई। इस संधि के कारण ही आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। और ये युद्ध शुरू कब हुआ था? तो ये युद्ध 1813 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1816 ईस्वी में संगोली की संधि के साथ ही इस युद्ध का अंत हुआ था। अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस संधि के साथ आंग्ल तिब्बत युद्ध की समाप्ति हुई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 लहासा की संधि। लहासा की संधि के साथ आंग्ल तिब्बत युद्ध की समाप्ति हुई थी और ये संधि 7 सितंबर 1904 को अंग्रेजों और दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच हुई थी, क्योंकि 1904 में अंग्रेजों ने लहासा पर अपना अधिकार कर लिया था और दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भाग गए थे। इसके पश्चात ही दलाई लामा के प्रतिनिधि ने 7 सितंबर 1904 को अंग्रेजों के साथ लहासा की संधि की थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स।
संगोली की संधि, तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यह मार्च 1816 में अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच हुई थी। यानडूब की संधि, तो ये संधि 24 फरवरी 1826 को अंग्रेज़ों और बर्मियों के मध्य हुई थी। त्रिपक्षीय संधि, तो इसके बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये संधि 1838 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ल्हासा की संधि। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।